हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 11। शीर्षक का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन और लेखक हैं मलय जी। इनकी जीवनी और पाठ के बारे में हमने पिछले दिन विस्तार से चर्चा किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और जितने भी वीडियो हैं उसको देखिए कि मलय जी ने उस पाठ में क्या क्या समझाने का प्रयास किया है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी पार्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर को। ऐसे क्वेश्चन का तो आंसर हम लिख ही देते हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी क्वेश्चन मौखिक समझा दें। तो क्या होगा कि अगर आप समझ जाते हैं तो एक बार अगर सीख लेंगे तो फिर दोबारा आपको पूछने और जानने की जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। डायरी क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि डायरी क्या है, तो डायरी का मतलब होता है कि कोई लेखक या कोई कवि अपने जीवन के बारे में हर एक बातों को, हर एक बात यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें होती है, जिसमें सुख दुख जीवन की जितनी घटनाएं हैं, उसको सच्चाई रूप में, बिल्कुल सच सच रूप में अगर लिखता है तो वह कहलाता है डायरी। क्लियर? डायरी का मतलब क्या समझे कि कोई लेखक हो, कोई कवि हो या कोई भी व्यक्ति अपनी जीवन की जो सच घटना है, उस घटना में जो उसने अनुभव प्राप्त किया, उसको सच सच रूप में अगर लिखता है तो वो कहलाता है डायरी। क्लियर? आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। फिर भी एक नजर देख लेते हैं क्या लिखेंगे आप। अगर डायरी क्या है पूछे तो क्या बताएंगे? लिखेंगे डायरी वह है जिसमें कोई लेखक या कोई व्यक्ति अपने जीवन संबंधित जितनी भी घटनाएं होती है, उसको सच्चाई रूप में, बिल्कुल सही सही तरीके से अगर वो लिखता है, जो उससे अनुभव प्राप्त हुआ उसको उसमें व्यक्त करता है, तो वो कहलाता है, चाहे वो घटना सुख का हो या दुख का हो, तो वो कहलाता है डायरी। ठीक है? तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डायरी लिखा जाना क्यों मुश्किल है? देखिए, डायरी लिखना एक बड़ी मुश्किल काम है, कठिन काम है। क्योंकि डायरी जो लिखा जाता है वाकई में एक कठिन काम है, क्योंकि इसमें जो भी बातें लिखी जाती है सच सच वर्णन होना चाहिए। अलग डायरी में लिखे शब्द और अर्थ की उदासीनता कम रहती है। यानी कहने का अर्थ है कि डायरी जब हम लिखते हैं तो डायरी में एकदम सच सच बातों को लिखना होता है कि आपके जीवन में जो घटा वो सच होनी चाहिए, और उससे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ, इन बातों को, उसमें दुख और सुख की बात सबको लिखना है। आपके मन में जो चला उस घटना से उसको लिखना है। लेकिन अक्सर यही बात लोग लिख नहीं पाते हैं कि जो अच्छी बातें हैं वो तो लिख देते हैं डायरी में, लेकिन जब उनको उस घटना से जो अनुभव मिल रहा है, जो उनको भय आरोप आ रहा है, ये उसमें नहीं लिख पाते हैं ये। और साथ ही साथ डायरी में जो शब्द हैं और उस शब्द का जो अर्थ है, दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। ये जब होगा तभी डायरी होगा। ठीक है? इसीलिए डायरी सब लोगों से लिखना संभव नहीं है। वही कह रहे हैं डायरी लिखा जाना मुश्किल है, क्योंकि डायरी में शब्दों का और अर्थों का मेल का समावस्य होता है, और डायरी में जीवन की जितनी घटनाएं होती है उसको सच रूप में लिखना पड़ता है। और ये वर्णन करना कि आप दुख जो आप अनुभव किए, सुख जो आप अनुभव किए, उसको सबको लिखना है, लेकिन सब लिख नहीं पाते हैं, इसलिए डायरी लिखना बड़ी मुश्किल है। लेखक मलय जी ने ऐसा कहा है। क्लियर? तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 2 समझ में आया होगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस तारीख की डायरी आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी और क्यों? देखिए, लेखक साहब ने अपने पाठ में 12 दिनों की बात लिखी थी। यानी जहां जहां गए हैं उन सारे बातों में जो अच्छा उनको लगता है वो डायरी बात में लिखते हैं। और डायरी में हम जब पढ़ते हैं तो हमको 30 अगस्त 1976 की जो बात है वो मुझे थोड़ा सा अलग सा लगा है, सबसे अधिक प्रभावशाली लगा। क्योंकि 30 अगस्त 1976 को कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं कि एक लड़की, एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 7-8 वर्ष की है, बिल्कुल पतली दुबली है और सेब बेच रही है। और इन सेब को काटने के लिए जब वह कोशिश करती है, करती नहीं है, तो बड़ी ही चतुराई से लेखक के हाथ में थमा देती है और कहती है आप ही खा करके चख लीजिए, काट करके देख लीजिए कि कैसी है। ठीक है? तो इनका मतलब उस बात से ये काफी प्रभावी होते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि किस तारीख की डायरी, तो लिखेंगे 30 अगस्त 1976। दिल्ली में जब लेखक थे वहां सेब बेचती लड़की की बातों से वह काफी प्रभावित होते हैं। ये दिन की जो व्याख्या है मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 समझ में आया होगा। सॉरी 3, 4 देखते हैं क्या है।
डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित कीजिए। अब देखिए, डायरी जब लिखे हैं मल्यज जी, आपने 12 दिन की घटना सुना और इनमें उनकी जो गहरी संवेदना है, पूरा पाठ को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल एकदम गहरी संवेदना से लिखे हैं। अब कहाँ कहाँ संवेदना है मैं बताऊं। पहली दिन जब कौसानी में थे, जहां वह रह रहे थे, पेड़ कटती है। पेड़ कटने से जब गिरती है और धम से आवाज आती है तो इनके हृदय को एक लगता है, और पेड़ कटने से इनको थोड़ा सा पर्यावरण के प्रति जो मर्मकता है ये दिखाई पड़ रही है, यानी गहरी संवेदना। दूसरा दृश्य में जब वो खेत में जाते हैं, कौओं की झुंड फसलों पर लग जाती है, ये देख करके उनमें एक गहरी संवेदना नजर आती है। तीसरा, इसी तरह से अन्य प्रकार की कुछ घटनाएं उनके जीवन में है, जैसे वो लड़की की घटना देखते हैं तो वहां पर वो बेचैनी, सेब बेचते हुए लड़की की, और चिट्ठी जब नहीं आती है तो वो संवेदना। यानी कहने का अर्थ है पूरे पाठ में लेखक की एक गहरी संवेदना है। तो आप लिखेंगे कैसे? लिखिएगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में मलयज जी की गहरी संवेदना व्यक्त की है। जैसे जब वो पहली दृश्य में कौसानी में थे और पेड़ कट रही थी तो पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त किया है। दूसरा दृश्य में जब वो बाग में घूमने के लिए जाते हैं खेतों में, तो देखते हैं फसल पककर तैयार है, उस पर कौवों की झुंड, कुछ लोग पेड़ उखाड़ कर फेंक रहे हैं, तो इससे किसानों के प्रति उन्हें संवेदना दिखाई पड़ती है। तीसरे दृश्य में जब वो बैठे हुए हैं, चिट्ठी नहीं आती है, तो चिट्ठी नहीं आती है तो उससे जो जिनका वो चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं उनके पर अपनापन का भाव व्यक्त होता है, वहां संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। चौथी बात, जब वे सेब बेचती हुई लड़की की देखते हैं तो लड़की के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। जब वो घर पर हैं तो उन्हें आशंका होती है कि हमारा परिवार का लोग अगर बीमार पड़ जाए तो उसे कहाँ इलाज करवाएंगे, कहाँ से हम पैसा लाएंगे, तो इससे परिवार के प्रति संवेदना है। अर्थात कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पाठ में कुल संवेदना ही व्यक्त किए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पूरे पाठ में क्या है, संवेदना है लेखक की। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 5, व्याख्या कीजिए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। अगर इस तरह की क्वेश्चन रहता है तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि हम लोग किस तरह से लिखते हैं। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति, मल्यज जी रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यथार्थ को केवल रचता ही नहीं, यथार्थ को जीता ही नहीं, रचता भी है, रचने करने वाला भी होता है। यानी आप जो भोग रहे हैं वो भोगने वाला भी आप ही हैं और रचने वाला भी आप ही हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए आप किसी बच्चे को जन्म दे रहे हैं, बच्चे का शिक्षा दीक्षा, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके रोजगार व्यवसाय, इसकी चिंता आपको होनी चाहिए। अगर केवल रच देते हैं तो रचने का फल आपको भोगने पर मिलता है, ये वहां कह रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक जवाबदेही होनी चाहिए हम लोगों को बच्चों के प्रति, कि बच्चा का अगर हमने रचा है तो उसको यथार्थ में बदलिए, उसको जीवन में पढ़ाइए लिखाइए, उसको फिर काम के प्रति जागरूक बनाइए, कहीं तक संभव हो तो उसको रोजगार दिलवाइए। तो इससे क्या होता है कि आप यथार्थ को रच रहे हैं तो फिर उसका जी भी रहे हैं उस हिसाब से। ठीक है, जैसे एक और मैं उदाहरण बताऊं आपको। जैसे मान लीजिए एक मोबाइल या एक पेन, हमने इसको रचा है, तो ये रचना किए हैं तो इसका कोई ना कोई उपभोग करता है। तो हमने बनाया तो हम रचने वाले हैं, और जो उपयोग कर रहा है वो भोगने वाले हैं। यानी यहाँ पर यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यानी कि लोग अपने क्रियाक्रम को केवल भोगता ही नहीं, उसका निर्माण करने वाला भी होता है। आप जैसा निर्माण करेंगे वैसा आप भोगेंगे, ऐसा हमारे लेखक ने कहा है। यानी आप लिखेंगे कैसे, सुनिएगा फिर से। उपयुक्त पंक्ति, मलयज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। वो जैसे भाग्य का निर्माण करेगा उसका भाग्य वैसा बनेगा और वैसे हिसाब से उसको भोगना पड़ेगा। अर्थात यथार्थ को केवल जीता ही नहीं, वो रचता भी है, अपने हाथों में होता है, उसको वो जैसा चाहे वैसा जीवन को बना सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। ख, इस संसार से संप्रीति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप इस संसार में आए हैं,
और अगर कोई रचना नहीं किए, कोई ऐसा काम नहीं किए, तो आपकी रचना बेकार है, ये कह रहे हैं। तो लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा उपयुक्त पंक्ति, मलयज रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन, पाठ शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जो संसार में व्यक्ति हैं, अगर वो जन्म लिया है, उसने कुछ रचा नहीं, कुछ किया नहीं अगर, तो समझिए इस संसार में मानवीयता उसकी अधूरी है। यानी मानव के रूप में अगर आप आए हैं, तो आपका काम है कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, अच्छा काम करिए, जिससे दूसरों को सहायता हो, ये कह रहे हैं। यानी इस मनुष्य इस तरह से नहीं करता, उसका मानवता अधूरी है। माने जो मान लीजिए संसार में जुड़ करके अगर कोई रचना नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो समझिए उसकी जुड़ना क्या है? बेकार है, ऐसा हमने लेखक साहब ने कहा है। ठीक, चलते हैं, आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा। 6 देखते हैं, धरती के क्षण का आशय क्या है? देखिए, धरती के क्षण का आशय का मतलब होता है कल्पना। धरती का क्षण लेखक का आशय उस क्षण से है जब शब्द और अर्थ मिलकर वास्तविक रूप लेते हैं। यह प्रक्रिया वास्तविक रूप पर आधारित होती है, न कि मन की कल्पना पर। यानी लेखक साहब ने क्या बताया कि धरती के क्षण लेखक के आशय उस क्षण से है जब शब्द और अर्थ मिलकर वास्तविक रचना का रूप लेते हैं। यानी कोई शब्द आप लिख रहे हैं और शब्द वास्तविक माने आपके जीवन में जो घटना घटी, उस घटना को आप हूबहू ट्राई लिख रहे हैं, तो वो वास्तविक भी है और रचना भी है। दोनों मिलकर के अगर रूप लेता है तो वह क्षण, क्षण का मतलब उस समय, उस अवधि। ठीक है, यह प्रक्रिया वास्तविक पर आधारित होती है। माने वास्तविक का मतलब कि आप अगर लिख रहे हैं तो बिल्कुल सच सच लिखिए, उसमें कहीं झूठ नहीं हो, बिल्कुल सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, और मन की कल्पना नहीं है। मन की कल्पना, मन में कुछ सोच करके नहीं लिखना है। आपको जो घटना में समझ में आया उस सब उसको हूबहू लिख दीजिए, तो वही है क्षण। ठीक है, क्षण का मतलब क्या समझे कि उस समय की घटना में जो शब्द आपके मन में बने, जो आपने कल्पना किया, उस सारे शब्दों को वहां पर लिख डालिए। ये हो गया हमारा क्षण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है? देखिए, रचे हुए का मतलब होता है कि आपने जैसा कर्म किया हो, जैसा आपने पढ़ा हो, जैसा आपने कोई काम किया हो, तो वो क्या है? रचा हुआ। और उसका जो परिणाम हुआ उसको आप सह रहे हैं, आप अपने जीवन में उसको उतार लिए, तो हुआ भोगा हुआ। उसको क्या हुआ? भोगा हुआ। जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं आज, तो आप एक रचना कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रचना कर रहे हैं, जीवन को अच्छा बनाने की रचना कर रहे हैं। अच्छी पढ़ाई करेंगे, आपकी अच्छी नौकरी हो गई, तो समझिए कि आपने एक अच्छी सी रचना कर डाली, और इसका फल अब आपको मिलेगा, तो आपकी जीवन जिंदगी सुंदर ढंग से चलेगी, एकदम शांतिमय से। हाँ, नौकरी लेने तक की दिक्कत है, नौकरी अगर हो जाती है तब दिक्कत नहीं है, तब तो आराम से लोग जिंदगी जीता है। तो ये क्या है? रचता है, तब तक वो रचनात्मक हुआ, लेकिन जब उसका परिणाम हुआ तो वह भोगा हुआ। जैसे मान लीजिए, अगर पढ़ाई अगर हमारी सक्सेस नहीं हुई, अगर हम उसमें असफल हो जाते हैं, तो फिर वापस हम लौट जाते हैं, तो उस फल का कोई परिणाम नहीं। तो वही कहते हैं कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में अंतर है। यानी कि रचना करना एक अलग सी बात है, और उसका परिणाम जो हुआ उसको भोगना एक अलग सी बात है। यानी आप रच रहे हैं या भोग रहे हैं। क्लियर? मैंने कोई काम कर रहे हैं, करते हैं तो वो रचना, और उसका परिणाम जो हुआ वो भोगना। चलते हैं आगे। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो लेखक कहते हैं कि सुरक्षा ना तो सूरज की रोशनी में है, ना ही सुरक्षा अंधेरे में है। सुरक्षा अगर है तो कहाँ है? कहाँ है? लड़ने में। लड़ने में किससे? तो याद रखिएगा, लेखक के अनुसार सुरक्षा है सच्चाई और अनुभव में। यानी कहने का अर्थ है कि जो आपके यहाँ विपत्तियां हैं, जो आपके साथ कमजोरी है, उससे लड़िए, जो गलत है उससे लड़िए। लड़िएगा तो एक अनुभव प्राप्त होगी, और ये सच्चाई के लिए तो आपको सुरक्षा है। यानी सुरक्षा किसमें है मेरे भाई? तो लिखेंगे सच्चाई और अनुभव में। लेखक के अनुसार सच्चाई और अनुभव में क्या है? सुरक्षा है। और वो कहते हैं डायरी को किस रूप में देखते हैं? तो डायरी को वह अनुभव के संग्रह के रूप में देखते हैं। कहते हैं कि डायरी में हमने जहां जहां गया, हमने जो जो अनुभव किया, उसको हमने इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? डायरी क्या किसको रूप में देखते हैं? तो अनुभव के संग्रह के रूप में वो देखते हैं कि भाई डायरी क्या है? एक अनुभव का संग्रह, या यथार्थ को रिकॉर्ड करने
के तरीके के रूप में वर्णित करते हैं। कहते हैं कि उसमें हमने जो जीवन में देखा, जीवन में जो हमारे साथ घटना घटी, महसूस हुआ, इन सारे को यथार्थ के रूप में हमने लिख दिया है। यही वो कह रहे हैं कि यह क्या है, एक यथार्थ का रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। ठीक है, तो फिर समझिएगा, सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा घर में नहीं है, सुरक्षा अंधेरे में नहीं है, कहाँ है? तो सच्चाई और अनुभव में है। अगर आप बाहर निकलते हैं सूरज की रोशनी में और दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, उनमें जो आप फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, उसमें ही सच्चाई है। और डायरी को वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये अनुभव का रिकॉर्ड है, यानी हमने जो महसूस किया उसको वो डायरी में लिख दिए हैं, तो इसी को कहते हैं कि डायरी कहाँ है। डायरी को किस में समझते हैं? वो तो अनुभव के संग्रह के रूप में। आगे चलेंगे, डायरी के उन अंशों से लेखक के जिस मूड का अनुभव होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। देखिए, डायरी जब वो लिखते हैं तो उनका मूड एक अलग अलग स्वभाव का है, हर जगह अलग स्वभाव का है। तो वही मूड के बारे में कहता है लिखने, उनका स्वभाव के बारे में। तो देखिए, डायरी में उन्होंने कई जगह अलग अलग स्वभावों में आए हैं। सुनिएगा, लेखक अपने डायरी के माध्यम से अनुभव को बताना चाहते हैं। वह अपने डर, सच्चाई को साधारण मूड में वर्णन करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ देखा या सोच समझकर यथार्थ के साथ वर्णन करना चाहते हैं। यानी डायरी में उन्होंने क्या देखा कि उनके मन में एक डर है, उस डर से उनमें जो बातें उठती है उसको वह साधारण भाषा में लिखना चाहते हैं कि हमको इस तरह का डर है। चिट्ठी नहीं आई तो डर लग गया उनको कि क्या हुआ होगा, क्यों नहीं चिट्ठी आई, चलो पूछ लेते हैं, ये वहां पर एक डर है। या जब अंतिम दृश्य है जो 11 नंबर दृश्य है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे घर के लोग या कोई भी लोग बाजार जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर समय से नहीं लौटते हैं तो मुझे चिंता होने लगती है कि क्या हुआ होगा। अगर कोई गहरी बीमारी परिवार को हो जाए, कहाँ से इलाज करवाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। तो ये सारी बातें जो उन्होंने लिखा है वो डायरी में मूड में, माने एकदम साधारण मूड में उस सारी बातों को वर्णन करना चाहते हैं। तो लिखेंगे, लेखक का जो स्वभाव है बिल्कुल सरल है। अपनी डायरी में उन्होंने एकदम साधारण भाषा में हर एक बातों के पहलू को लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने जो अनुभव किया हम उसको एकदम साधारण भाषा में लिख देते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर, अर्थ स्पष्ट करिए। एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। देखिए, लेखक साहब बहुत सुंदर बात लिखे हैं आपके लिए, खास करके जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए। क्या कहते हैं कि एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। लिखेंगे उपयुक्त पंक्ति द्वारा। मल्यज जी कहना चाहते हैं कि अगर कोई कलाकार है, कोई कला को वो सीख रहा है, तो सीखने के प्रति जुनून होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने के प्रति जुनून होनी चाहिए। यही कह रहे हैं, कला के निहायत जरूरी है क्या? आग हो। आग का मतलब ये गर्म नहीं हो, आग का मतलब जुनून। जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है, हमको निकालना है तो निकालना है। और बाहर में आप ठंडा, दूसरे के सामने आप ठंडे को दिखाएंगे। देखिए, कह रहे हैं वह खुद ठंडा हो, मतलब कि आप ठंडे हो भाव से दिखाइए। ऐसा नहीं कि पढ़ के आए हैं 5 घंटा, अरे आज तो बहुत पढ़े, 5 घंटा पढ़े, आज ये चैप्टर क्लियर कर लिए एकदम बिल्कुल, उसमें से कुछ पूछेगा हम बता देंगे। अरे ऐसी बात नहीं करना है हमको। लेखक साहब कह रहे हैं कि अगर आप कोई कलाकार हैं तो अपनी कला को प्रदर्शन अच्छे से करिए, ठीक है, लेकिन दूसरों के सामने अपनी मतलब इस तरह का कोई वर्णन नहीं करिए। यानी दूसरे के सामने ठंडा रहिए और कला के प्रति अपना जुनून दिखाइए कि हमको यह अनुभव प्राप्त करना है। कोई चीज सीखना चाहते हैं, खूब सीखिए, खूब मेहनत से सीखिए, लेकिन किसी के सामने वर्णन नहीं करना है कि हम ये सीख रहे हैं और ये हम अभी कर रख के आए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहे हैं कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, यानी काम करने के प्रति जुनून हो, साथ ही वह खुद ठंडा हो, यानी किसी के सामने कोई विशेषता का वर्णन ना करे। आगे हैं, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था? देखिए, लिखेंगे चित्रकारी में लेखक ने चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत को पढ़ा था? तो रंग सिद्धांत का पढ़ने का मतलब है कि जो ज्यादा रंग चमकीला होता है वह ज्यादा दिखाई पड़ता है, यानी ज्यादा अनुभव कराता है। यानी लेखक ने रंग सिद्धांत की किताब जब पढ़े तो उसमें ये पढ़ने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि जो ज्यादा दिखता है, जो दूर से दिखाई पड़ती है,
वह ज्यादा चमकीला और ज्यादा प्रभावशाली होता है, और जो नजदीक जाने के बाद भी अगर अच्छी दिखाई नहीं पड़े तो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। ऐसा लेखक ने महसूस किया है, कहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 11 जून 1978 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर प्रकाश पड़ता है। अपने शब्दों में उत्तर लिखें। तो लिखेंगे, लेखक मलयज जी अपने डायरी में 11 जून 1978 में लिखते हैं कि आप अगर कुछ पढ़ते हैं, अगर कुछ लिखते हैं, तो डायरी में लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि डायरी का जो अर्थ आप लिख रहे हैं उसके जो शब्द हैं, रचना, शब्द और अर्थ दोनों मैच होनी चाहिए। अगर आप मैच नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप डायरी क्या है, गलत है। यानी आपने जो कुछ भी लिखा उसमें शब्द अर्थ दोनों का मेल होना चाहिए। जो भी लिखा वही अर्थ निकाल लेते हैं, और शब्द और अर्थ का मेल हो रहा है तो अर्थ गलत हो रहा है, और मेल नहीं हो रहा है तो अच्छा लेखक ने ऐसा कहा है। यानी कहने का अर्थ है, उन्होंने कहा कि लेखक अगर शब्द के हिसाब से अगर हमने कोई अर्थ निकाला और हमारे अर्थ और आपके अर्थ मिल रहे हैं तो समझिए वो सही है। लेकिन अगर हमने किसी मतलब डायरी आप लिखे और उस अर्थ को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं निकल पाता है तो हमारा निकाला हुआ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है अर्थ और शब्द के मेल में उन्होंने क्या कहा कि दोनों का समावेश होना चाहिए, दोनों की मेल होनी चाहिए। अर्थ और शब्द दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसीलिए जब भी आप डायरी लिखें तो शब्द और अर्थ को मिला करके लिखें, ऐसा लेखक ने कहा है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं आगे। 13 नंबर, रचना और दस्तावेज में क्या अंतर है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी बात बताता है? तो लिखिएगा, लेखक के अनुसार रचना करना और दस्तावेज दोनों में देखिएगा, रचना और दस्तावेज में अंतर इतना होता है कि दस्तावेज रचना के लिए जरूरी होता है। यानी रचना अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए दस्तावेज जरूरी है, और दस्तावेज में घटनाएं और अनुभव होती है जिसके आधार पर रचना तैयार होती है। बिना दस्तावेज के रचना करना संभव नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं कि अगर आप कोई रचना कर रहे हैं तो रचना के लिए क्या जरूरी है, दस्तावेज, दस्तावेज जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी आधार रचना तैयार कर रहे हैं तो बिना दस्तावेज का रचना संभव नहीं हो रहा। यानी छोटी छोटी आप लिखिए, पहले लिखते 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 बड़ा हो जाएगी तो वही एक क्या बन जाएगा, आपका दस्तावेज बन जाएगा, और वही आपकी रचना हो जाएगी। यानी रचना के लिए दस्तावेज जरूरी है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लेखक अपने किस डर की बात करता है? इस डर की खासियत क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे, लेखक साहब पाठ में डर का बात किया है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति, स्कूल गया बच्चा, लेट हो जाती है तो उन्हें डर होता है कि कोई किडनैप तो नहीं कर लिया, कोई रास्ता में घटना तो नहीं घट गई। परिवार का कोई अगर बाजार गया है, अगर वह समय से नहीं लौटा है तो उन्हें चिंता होने लगती है कि परिवार को कुछ हुआ तो नहीं, परिवार के लोगों में अगर किसी को बीमारी हो जाए तो मैं कहाँ से इलाज करवाऊंगा, कहाँ से पैसे लाऊंगा। इन सारी बातों को उन्होंने अपने इसमें लिखा है, अर्थात वो सामाजिक और आर्थिक डर है। उनकी ये जो डर है वो सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझते हैं तो उसको थोड़ा सा रुक करके 2 बार करके देख लीजिए तो सारी क्वेश्चन समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।